बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा इकनॉमिक्स पार्ट 2 में हम फर्स्ट 50% सिलेबस के पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर भी हमारे इसी चैप्टर के शॉर्ट MCQs और थ्योरी के बारे में थे। और आज का लेक्चर भी हम शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारा शॉर्ट का सेशन चल रहा था। तो बेटे, ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आपको एक चीज़ जो है, एक पॉइंट, एक टर्म बार बार आपके सामने डिस्कस की जाती है और सिंपल करने की कोशिश की जाती है ताकि आप उसे जो है वो आसानी से याद कर सकें। हम वही बात आपको पहले थ्योरी में पढ़ाते हैं, आर्टिकल फॉर्म में डिस्कस करते हैं, फिर MCQs में भी हमारी कोशिश होती है कि कहीं पर अगर आप शॉर्ट की कुछ स्पेस बनती है, जो पॉसिबिलिटी है, तो वो भी आपको बताई जाए, डिस्कस की जाए। उसके बाद जब हम शॉर्ट का सेशन शुरू करते हैं तो वो भी शॉर्ट भी उसी में से होते हैं। एक दफ़ा फिर वो आप के साथ डिस्कस होते आते हैं, आप उन्हें सुन लेते हैं। तो थ्योरी पे जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद MCQs भी आपके वो फेमिलियर होते हैं, जाने पहचाने होते हैं। शॉर्ट भी उसी में से ही जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो बेटे, आपने हमेशा जब भी शॉर्ट पढ़ने हैं समझ के पढ़ना है और कोशिश करनी है कि उसका कंसेप्ट क्या है। जब आपको कंसेप्ट याद रह जाता है तो उसका आपको एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है तो वो कंसेप्ट बेस पर आप उसको जो है अपनी वर्डिंग में कुछ ना कुछ आप उसे ब्रीफ कर लेते हैं, आप उसे लिख लेते हैं। तो आगाज़ करते हैं जहाँ से हमने अपने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट का हमारा सेशन चल रहा था, उसमें हमने छोड़ा था, हम वहीं से बात का आगाज़ करते हैं। ये बेटे, हमारा सिलेबस है इकनॉमिक्स पार्ट 2 का। इसमें जो है चैप्टर हम पढ़ रहे थे पब्लिक फाइनेंस, और हम जो इसमें सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें हमारी कोशिश होती है कि चैप्टर में जितने भी आपके शॉर्ट पॉसिबल हैं वो सारे के सारे इन नोट्स में शामिल किए जाएं। इन केस अगर कोई शॉर्ट ऐसा है कि जो आपके पास कोई और बुक है, कोई और जो है वो कोई सोर्स है आपके पास, में अगर आपको कोई शॉर्ट नज़र आता है तो वो शॉर्ट भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना उसमें दर्ज कर दें तो फिर उसका जवाब हम आपको देंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। तो बेटे, सवाल हम शुरू करते हैं जो हम जहाँ से है कि आज का पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स। इसे हम कहते हैं बिल वास्ता टैक्स। बिल वास्ता यानी वास्ते से, ठीक है। तो लास्ट में हमने सब क्वेश्चन पढ़ा था डायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जिसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट वो होता है जिसका बर्डन दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। मोस्टली ऐसे होता है, पहले भी आपको ये बताया है कि हम
टैक्स ज़ाहरी तौर पर हमें लगता है कि किसी और को जो है वो चार्ज किया जा रहा है, जब लेकिन जब उसकी हम फाइनली पेमेंट की बात करते हैं तो कोई और शख्स करता है। तो ऐसा टैक्स जो एक वास्ते से अदा किया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि लगाया किसी और पे जाता है, अदा कोई उसे और करता है। मसलन हम जहाँ पर बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है किसी फर्म पर और फर्म ने वो वाले टैक्स की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है कंज्यूमर को, ठीक है जी। ये ऐसे है कि हम कोई भी किसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। मसलन हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है डालडा, पर गया कि गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो फर्म पे लगाया है। अब फर्म वाले क्या करते हैं कि उसको प्राइस में ऐड करके किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कंज्यूमर को। गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है फर्म पे और फर्म उसको प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देते। तो पेमेंट कैसे होती है, कंज्यूमर इस चीज़ को ख़रीदता है तो वो इन्हें उसकी प्राइस पे करता है। इस प्राइस में उस चीज़ की प्राइस के साथ टैक्स अमाउंट भी होती है और ये जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। इस तरीके से ये टैक्स की अदायगी होती है कि ऐसा टैक्स जो जिसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सके, ज़ाहरी तौर पे यानी लगाया किसी और पे जाता है और उसकी अदायगी कोई और करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारी है जीएसटी, यानी जिसको हम सेल टैक्स भी आम ज़ुबान में कहते हैं, सेल टैक्स। तो ये वो टैक्स है यानी कि ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कि हम जो चीज़ें परचेज़ करते हैं जिन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, हम उन चीज़ों की प्राइस के साथ उसको अदा कर देते हैं और वो फिर हम फर्म को पे करते हैं, फर्म जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो ऐसा टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी बिल वास्ता टैक्स कहलाता है जी। इसके बाद बेटे अगला क्वेश्चन जो है वो जी क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन है इज़ फिस्कल पॉलिसी। उर्दू में इसका नाम है मालियाती पॉलिसी। और अगर हम जो आम तौर पे हम इकोनॉमिक्स में जहाँ पे जिन पॉलिसीज़ का जिक्र करते हैं वो 3 तरह की पॉलिसीज़ का जिक्र करते हैं। एक ऐसी पॉलिसी है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक से होता है और हमने इसको बैंक के चैप्टर में डिस्कस किया था। दूसरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी है, मालियाती पॉलिसी, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ होता है। और तीसरी हम इसमें पॉलिसी पढ़ते हैं कमर्शियल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी होती है। तो अब हमसे सवाल जो है वो फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। एक तो आपने ये याद रखना है कि इस पॉलिसी का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ होता है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की उसकी जो सेविंग की पॉलिसी होती है उसे आम तौर पे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। देखें जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक के मेजर्स होते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के मेजर्स होते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज़ सिंपली कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, कि ऐसी पॉलिसी जिसमें हम बात हुकूमत की करते हैं, हुकूमत के मेजर्स होते हैं। जो हुकूमत कभी भी इंस्टेबिलिटी आती है, मसलन प्राइस इंस्टेबिलिटी आती है, कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो मेजर्स करती है उन मेजर्स को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उर्दू में इसका नाम है मालियाती पॉलिसी। और ये जो है स्मूथ फ्लो ऑफ इकानमी के लिए ये किया जाता है। जिस तरह बैंक करेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, लेकिन जो मेजर्स गवर्नमेंट करती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है।
इसके बाद बेटे अगला सवाल जो है वो है कि डिफरेंशिएट सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ये सवाल आपसे नेक्स्ट जो पूछा गया है जी कि डिफरेंशिएट डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। जी, तो इनमें दो बजट पूछे गए हैं और इन दोनों बजट में क्या, ये डेफिसिट बजट है और ये है सरप्लस बजट। इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है, आपने उसका फ़र्क बताना है। तो फ़र्क बताने का जो सादा जो सिंपल वे है वो ये है कि आप दोनों को पहले ब्रीफ कर दें। मसलन आप यहाँ पे लिखते हैं कि डेफिसिट बजट रेफर द सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो डेफिसिट हो जाएगा। और दूसरा आप जहाँ बताएंगे कि सरप्लस बजट जो है इसमें क्या होता है, व्हेन पब्लिक रेवेन्यू एक्सीड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो जब आप ये दोनों लिख के बताते हैं, पहले आप डेफिसिट बजट के बारे में बता देते हैं और फिर सरप्लस। अब जो बेटे ये वाला बजट है, ये डेफिसिट बजट, इसमें सूरत हाल क्या है कि रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर। और इसमें जो है रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, पहला जो है ये वाला बजट कि इसमें इस बजट में रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर से, डेफिस, और इसमें रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, इसे सरप्लस बजट कहते हैं। इसके लिखने की एक और सेंस भी होती है, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू। यानी डेफिसिट बजट जो है इसको हम दो एंगल से बयान कर सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि रेवेन्यू इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो दैट विल बी नोन एज डेफिसिट बजट। अब सरप्लस बजट ये बेनिफिशियल बजट होता है, बेटर बजट होता है। ये पहले आपने एमसीक्यूज में भी लिखा है कि फॉर्म ऑफ बेटर बजट इज़ सरप्लस बजट। इसमें बेटा रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर्स आर लेस देन रेवेन्यू, यानी दोनों सूरतों में आप उन्हें बता सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि डेफिसिट बजट में कि एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, कि जब अखराजात जो है वो आमदनी से बढ़ जाएं, वसूलियों से बढ़ जाएं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब व्हेन रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, सरप्लस में रेवेन्यू ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं, जबकि डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है। जब आपसे ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये बताना है कि डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट में क्या फ़र्क होता है, तो इसमें आप चाहें तो आप जो है वो कॉलम की सूरत में भी आप इसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये लिख के बता दिया है कि आप पहले डेफिसिट बजट को डिफ़ाइन कर दें दो लाइनों में, एक दो लाइन में, उसके बाद आप दूसरे सरप्लस को कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप इसको और थोड़ा सा जो है वो आपके पास वक्त है और आप इसको ज़रा अपीलिंग बनाना चाह रहे हैं, तो आप दरमियान में पार्टीशन लाइन लगा दें। एक तरफ आप सरप्लस बजट का हेडिंग दें, उसके बाद डेफिसिट बजट की हेडिंग दें, और सरप्लस बजट के आप नीचे लिखें
कि ये कौन सी सिचुएशन है कि व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज़ नोन एज सरप्लस बजट। फिर उसके बाद आप डेफिसिट बजट की उसमें डिटेल में जाएं तो उसमें आप लिखें कि व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू, द सिचुएशन इज़ कॉल्ड डेफिसिट बजट। तो ये बेटे उसको बताने, ये सवाल लिखने का तरीका है। उसके बाद अगला सवाल जो है वो है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोपोर्शनल टैक्स। ये क्वेश्चन जो बेटा है ये 2017 के पेपर में भी ये आ चुका है कि टैक्स की ये किस्म जी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोपोर्शनल टैक्स। और ये है मुतनासिब टैक्स से क्या मुराद है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ पे सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन प्रोपोर्शनल टैक्स के मुतनासिब टैक्स क्या होता है। बेटा एक तो आपने ये देखना है कि मुतनासिब टैक्स जो है प्रोपोर्शनल टैक्स, इसका ताल्लुक इनकम लेवल से नहीं होता, इनडिफरेंट होता है। बाकी जो दो टैक्स हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स है और रिग्रेसिव टैक्स है, इन दोनों का ताल्लुक इनकम लेवल से होता है। जबकि ये टैक्स जो है इसकी हम डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि ऐसा टैक्स जिसका रेट सब के लिए एक जैसा होता है और इसका ताल्लुक इनकम लेवल से बिल्कुल नहीं होता। और ये पेपर जो है ये क्वेश्चन 2017 के ये पास पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ मेंट बाय। पहले आपको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आपको टेबल बना देता हूँ। इफ़ द टैक्स रेट इज़ सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन टैक्स पेयर इनकम इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। यानी कि ऐसा टैक्स जिसमें टैक्स अदा करने वाले के लिए उसका रेट सेम रहता है उसकी इनकम के लिए। अगर उसका इनकम मसलन 10% ऑफ देयर इनकम इज टर्म्ड एज प्रोपोर्शनल, अगर फ़र्ज़ किया कि उस पर 10% के हिसाब से अगर टैक्स लगा दिया जाता है और इनकम बढ़ भी जाती है, फ़र्ज़ किया उसकी इनकम अगर बढ़ती जाती है लेकिन उसकी टैक्स का रेट जो है वो उस पर वही रहता है। तो इस पे हम जब इसको हम बयान करते हैं तो एक तरफ, चूँकि अभी मैंने आपको बताया है कि इस टैक्स का ताल्लुक इनकम से नहीं होता, एक तरफ आप लिख लें इनकम और एक तरफ आप टैक्स लिख लें। फ़र्ज़ करते हैं कि इनकम जो है वो है 10,000, तो इस पर भी टैक्स फ़र्ज़ करते हैं 5% है। अगर ये 20,000 हो जाए तो फिर भी ये 5% के, 30,000 इनकम हो जाए फिर भी 5%। तो अब ऐसा टैक्स जो कि इनकम की हर साइज़ के साथ एक ही रेट से चार्ज किया जाता है, इसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। इसके लिए कतई ये नहीं होता कि कोई शख्स अमीर है, कोई गरीब है, किसी की आमदनी ज़्यादा है, किसी की कम। इसका परसेंटेज जो है इसका रेट सेम रहता है। मसलन कस्टम ड्यूटी है, इफ़ द एग्ज़ाम्पल कस्टम ड्यूटी पे जो टैक्स लगा दिया जाता है, जो टैक्स का जो रेट डिफ़ाइन होता है उसकी अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है। ज़ाहिर बात है, देखें आप कि 10,000 का 5% अमाउंट और आएगी, 20,000 के 5% की अमाउंट ऑफ टैक्स कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होता है लेकिन उसका जो रेट है, चार्जिंग रेट है वो सेम रहता है। मसलन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि 10,000 वाला शख्स भी 5% के हिसाब से टैक्स दे रहा है, 20,000 इनकम वाला शख्स भी जो है वो 5% के हिसाब से टैक्स दे रहा है। टैक्स जो है अमाउंट जितनी ज़्यादा होती जाती है
मसलन इनकम साइज़ चेंज होता है, तो ये तो बात इनकम साइज़ की हो रही है ना। यहाँ पर ये इनकम साइज़ है, इनकम साइज़ कम होता है, इनकम साइज़ ज़्यादा होता है, कम होता है, इसका टैक्स रेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका रेट रहता है। लेकिन हम इसका ये भी नहीं कह सकते कि उस पर जो चार्जिंग अमाउंट है वो बराबर हो जाएगी, नहीं, हमने रेट की बात की है कि उसका टैक्स रेट जो है वो बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, और ये है कि डिफाइन प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रोग्रेसिव टैक्स। टैक्स मुतज़ायद टैक्स से क्या मुराद है। इससे पहले जो हमने टैक्स के बारे में सवाल पढ़ा है वो टैक्स था प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी ऐसा टैक्स है जिसका इनकम लेवल, इनकम साइज इग्नोर कर देना है, रेट उनके लिए सब के लिए सेम चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये टैक्स जो है जो उससे मुख्तलिफ है, ये लफ्ज़ प्रोग्रेसिव जो है ये प्रोग्रेस से निकलता है, इसका मतलब होता है बढ़ना। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल टैक्स का ताल्लुक इनकम से नहीं होता, लेकिन ये टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स। और उसके बाद अगला सवाल हमारे रिग्रेसिव टैक्स का है। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स दोनों का ताल्लुक जो है वो इनकम लेवल से होता है। इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये वाला, ये इनकम को पॉजिटिवली फॉलो करता है, यानी कि इनकम लेवल बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करता जाएगा। और अगर इनकम साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम होता है, तो साइज़ रेट ऑफ टैक्स भी ये रिड्यूस होती जाएगी। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि इसका ताल्लुक किसके साथ है जी, इसका इनकम साइज़ से इसका ताल्लुक है इस टैक्स का। और इनकम साइज़ के साथ कैसा ताल्लुक है, पॉजिटिवली, कि इनकम बढ़ेगी तो प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ता जाएगा, और इनकम कम होती जाएगी तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी का रेट भी कम होता जाएगा। आपने इससे पहले एक फंक्शन पढ़ा था, इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी इंक्रीजिंग फंक्शन में जो बताया गया था कि जब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट होता है, यानी एक के वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए, जब एक के कम होने से दूसरा भी कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम इसके हिसाब से इसे अगर हम फंक्शन फॉर्म में फ़र्क़िया लेके आना चाहें तो ये पॉजिटिव बनता है, यानी कि इनकम बढ़ने से प्रोग्रेसिव टैक्स का रेट बढ़ जाएगा और इनकम कम होने से टैक्स कम हो जाएगा। तो इसका जो है अपना वो जिस तरह से हमने पहले टेबल बनाया है, उस टेबल में भी हमने इसको दो सूरतें बताई थी। एक तरफ हमने कॉलम में लिखा था कि ये इनकम साइज़ आप कह सकते हैं, इनकम अप्रोच है, और यहाँ पे आप लिख देते हैं टैक्स के हवाले से। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है इसका ताल्लुक इनकम के साथ होता है, इनकम को ये फॉलो कर रहा होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि इनकम जो है वो 10,000 से 20,000 के इन बिटवीन है, तो इसका सपोज़ ये किया कि इस पर टैक्स जो है वो 5% है। जो इनकम लेवल इसमें इंक्रीज़ करेगा, जो इनकम लेवल बढ़ेगा, यहाँ पर इनकम लेवल अगर फ़र्क किया कि ये हो जाता है 20,000 से लेकर 30,000 के बिटवीन। ठीक है, तो इसका फ़र्ज करते हैं जी कि ये हो जाता है 7%। और अगर इसका ये हो जाता है कि 30,000 से 40,000 के दरमियान में इनकम लेवल आए, तो ये
सपोज करते हैं हो जाए 10% और 40,000 से 50 के दरमियान इनकम साइज़ हो तो ये हो जाए 11%। तो बेटे ये वो टैक्स है, आप ये देखें कि हमने बात की है रिग्रेसिव टैक्स के हवाले से, सॉरी प्रोग्रेसिव टैक्स के हवाले से, कि ऐसा टैक्स जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है, हमारा इनकम साइज़ के साथ। अब ये देखें कि ये इनकम साइज़ जो इंक्रीज़ होती जा रही है, जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा टैक्स जिसका ताल्लुक़ आमदनी के साथ होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ये देखें कि इसमें अगर हम इस एंगल से इसको देखेंगे तो चूँकि फिर जब अमीर और गरीब पर जो टैक्स का बर्डन है वो चेंज हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने एक MCQs पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि जो एक था कि विच टैक्स इफ़ेक्ट द रिच, कौन सा टैक्स है जो अमीर लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है। तो अमीर होने का मतलब इनकम, क्योंकि इनकम पैरामीटर एक ऐसा है जिस बेस पर हम किसी को अमीर या गरीब कह सकते हैं। तो अमीर वो है जिसकी इनकम ज़्यादा है, तो जिस इनकम ज़्यादा है तो प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम के साथ रिलेट करता है, तो इनकम साइज बढ़ता जाएगा, यानी जितना शख्स अमीर होता जाएगा उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, उस पर टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, टैक्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि जिस तरह से आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि टैक्सों का निज़ाम जहाँ पे पढ़ना समझना, और उसके बाद ज़रूरी बात ये है कि हम चूँकि इस मुल्क की आवाम हैं, ये निज़ाम हमारे लिए है, हुकूमत हमारे लिए काम करती है, तो अगर हम ऑनेस्टली और प्रॉपर वे से अगर हम टैक्स की अदायगी को यकीनी बनाते हैं तो ये हमारी मईशत के लिए, हमारी इकानमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है। और अगर हम इसमें कोई कोताही करते हैं, यानी हम इसमें उसको हम अदाई करने में कोई अमाउंट कम कर देते हैं, हम उसको वक्त पे अदा नहीं करते, या हम वो अमाउंट अदा नहीं करते जो हमसे कही जा रही है, तो ये हुकूमती निज़ाम के लिए बड़े मसाइल का सबब बनता है, क्योंकि हुकूमतें टैक्सों से चलती हैं। दुनिया के आप किसी भी मुल्क के निज़ाम को आप स्टडी कर लें, आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है सारे का सारा निज़ाम, पूरी इकानमी जो है ये हमारी टैक्स बेस है। कि टैक्स जो है, लास्ट MCQs में भी बात हमने की थी कि मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज टैक्स, तकरीबन जो है मेजर यानी कि ज़्यादा जो अमाउंट है किसी भी पब्लिक रेवेन्यू की, वो टैक्स के ज़रिए हासिल होती है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम टैक्स में अगर हम वो जो है वो हम उसको प्रॉपर उस निज़ाम को नहीं दे पाते, तो हमारे इंतज़ामी अमूर होते हैं, जो हमारे हुकूमती मामलात होते हैं, उनमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इससे पहले भी आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद कम अज़ कम आपको इस बात का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि टैक्स जो है वो कितना, उसकी अदायगी कितना ज़रूरी अमल है, और उसमें जो है हम कितने जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई अगर हम ये टैक्स अदा करते हैं और प्रॉपर करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, तो ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये वाली टैक्स की अमाउंट जो है वो फिर इसी आवाम पे ही खर्च की जाती है। इसके बाद अगला सवाल बेटा एक और है, और वो चूँकि इसी से मिलता जुलता सवाल है, इसलिए मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, और ये है बेटे रेग्रेसिव टैक्स। यहाँ पे पूछा गया है सवाल हमसे कि डिफ़ाइन रेग्रेसिव टैक्स। अब आप ये देखें, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, वो रेग्रेसिव टैक्स है। अब जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये भी इनकम के साथ रिलेट करता है और ये भी इनकम के साथ, ठीक है जी। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये इनकम बढ़ने से बढ़ता है, इनकम कम होने से कम होता है, लेकिन इसका जो है वो रिलेशन इनवर्स है। ये हाई इनकम पे बर्डन कम होता है और लो इनकम पे ज़्यादा होता है।
मकसद बात करने का ये है कि ये जो टैक्स है ये आपकी ऐसी गुड्स पे लगाया जाता है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं पुअर, क्या ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उन पे ये ज़्यादा टैक्स होता है। तो चूँकि जो शख्स इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वही इसका टैक्स अदा करेगा। क्योंकि अमीर लोगों के इस्तेमाल में मतलब खाने पीने की चीज़ें की हम बात कर लेते हैं, दाल है, और दाल ये ऐसी चीज़ है कि ये ज़्यादातर गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, अमीर भी करते हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी में करते हैं। क्योंकि जो शख्स इसे कम यूज़ करता है वो इस पर टैक्स भी कम देता है, ज़्यादा आमदनी वाला कम यूज़ करता है उस पर इसका टैक्स बर्डन कम होता है, जबकि कम आमदनी वाला शख्स जो है वो इसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लिहाजा उस पर इस टैक्स का बर्डन भी ज़्यादा पड़ता है। तो ये दोनों टैक्स, जिसको हम कहते हैं मुतज़ायद टैक्स और वो है तंजीली टैक्स, ये वो टैक्स है जिस का आमदनी के साथ पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। आमदनी बढ़ेगी तो ये टैक्स बढ़ता जाएगा, आमदनी कम होती ये टैक्स कम होता जाएगा। इसका टैक्स इनकम लेवल के साथ थोड़ा इन्वर्सली होता है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का बर्डन आप पे कम होता जाता है, इनकम कम होती है तो टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता जाता है। जिस तरह से आपको समझाया है कि ये ज़्यादातर उन चीज़ों पे लगाया जाता है जो ज़्यादातर गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब गरीब लोग जितना चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसी तनासब से वो टैक्स भी ज़्यादा देंगे। तो MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका MCQs भी हो सकता है, इसका MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रोग्रेसिव टैक्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि रिग्रेसिव टैक्स का जो है ये इनवर्स होता है। तो ये बच्चों हमने अभी पब्लिक फाइनेंस के शॉर्ट का हमारा सेशन चल रहा था, उसमें हमने कुछ शॉर्ट जो हैं वो लास्ट लेक्चर में किए थे, प्रीवियस लेक्चर में कुछ हमने अब किए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें भी हम इसके जो रिमेनिंग हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।